Hello learners, welcome to IAS Marathon. And guys, this is the part third. Okay, so this is the part third of our lesson जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे. क्या डिस्कस कर रहे थे हम? जो हमारा अर्ली नेशनलिज्म और डिसकंटेंट और इससे रिलेटेड डिस्टेंशंस जो थे उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप पहले आपने अगर दो लेसन नहीं देखे तो प्लीज़ जाओ उनको देखो. काफ़ी नॉलेजेबल है और ये उसका कंटिन्यूएशन है ताकि आपको समझ में आएगा. उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको. ओके, बस जाओ और क्लिक करके उसको देखो अच्छे से. यस. सो एक्सट्रीम एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ आईएनसी बेसिकली क्या है यहाँ पर बात करनी है आपको. देखो, एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ आईएनसी इसके अंदर वो लोग आएंगे जिसको हम गरम दल बोलते हैं. यस. तो यहाँ पर क्लोजिंग डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू एंड यंगर ग्रुप्स. ओके, एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं. जो उस टाइम के चलो वो रेवोल्यूशनरीज में पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से बंगाल वाला जो रीजन था, ठीक है, उस टाइम पे किस तरीके से वहाँ पर मोर लिबरल और मोर जो वर्ल्ड लेवल पर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे कैसे कनेक्ट रखने वाली यंगर जनरेशन, ठीक है, वो बन रही है. उसके अलावा नेशनलिज्म की भावना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पनप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल में पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा थे उस टाइम पे. यस, दे आर मोर लिटरेट पीपल देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज शार्पली क्रिटिकल द आइडियोलॉजी एंड द मेथड ऑफ द ओल्ड लीडरशिप. ओके, सो एंग्री यंग मैन इनको बोला जाता. एंग्री यंग मैन इनको बोला जाता था. ठीक है. एंड एडवोकेटेड द adoption of the Swaraj. ठीक है. And Swaraj and the goal of the Congress is the goal of the Congress to be achieved by more self-reliant and independent methods. देखो guys, यहाँ पर देखो दोनों का ही गोल, चाहे वो आपके एक्सट्रीमिस्ट हो चाहे वो आपके मॉडरेट्स, दोनों का ही गोल क्या है? स्वराज. लेकिन पहली बात तो बताऊँ आपको, यहाँ पर दोनों के लिए स्वराज का मतलब अलग है. ठीक है. मॉडरेट्स इज मोर अबाउट जो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन से है. यस. और उनसे अलावा उनका स्वराज की जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी सी नैरो थी. बट अब अगर हम बात करें जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, इनके लिए स्वराज यानी कि टोटल इंडिपेंडेंस थी और मोर सेल्फ रिलायंट हो, इंडिपेंडेंट मेथड्स हो. ठीक है. सो वेज आर डिफरेंट और जो इनका बेसिकली एंड्स है वो तो सेम है. ठीक है. सो द न्यू ग्रुप came to be called as the extremist party in the contrast to the older one. Okay, so which began to refer as the moderate party. ठीक है. तो ये बेसिकली पहले का था ओल्डर वर्जन. अब यहाँ पे कोजेज देखते हैं हम. कोजेज जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है, तो कोजेज कह रहे हैं वो देखते हैं हम. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल. ठीक है. सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर देखो देखो कि जो नेक्स्ट स्टेज का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो बेसिकली उसको इन्होंने एक नया, ठीक है, एक नया पुश देने की कोशिश की. ठीक है. कौन? हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं. अब इसके पहले देखो, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी जो हमारे बेसिकली जो एनालिस्ट थे उस टाइम के, जो हिस्टोरियंस थे और जो मॉडरेट लीडर थे, जैसे कि आर.सी. दत्त, जीवी जोशी, इन्होंने एग्जामिन किया था जो ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी. यस. उसके अलावा एस एन बैनर्जी, इन्होंने किया था कि जो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के एम्स क्या है और प्रैक्टिस क्या है, उसमें कितने डिफरेंस है, किस रिलेशन में. कहते हैं कि पब्लिक सर्विस में, रिक्रूटमेंट में. ठीक है. वो चार्टर लेकर के आते हैं, वो कहते हैं कुछ बहुत कुछ है, लेकिन उनकी बेसिकली प्रैक्टिस नहीं हो पाता उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में कहते हैं. ठीक है. उसके अलावा राणा डे के ऐसे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पे. उसके अलावा दादा भाई नौरोजी की बुक है इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है. तो बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है ना. अगर यूपीएससी में नहीं तो स्टेट पीसीएस में तो पूछा जा सकता है कि हु रोड द बुक इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है. ये 1901 में लिखी थी कि इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने. उसके अलावा आर सी दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री है. ठीक है. गाइस देखो, इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ हिस्ट्री. ठीक है. और विच विच एक्चुअली प्रोवाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट ऑन द लिविंग वर्ल्ड. ओके, यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में उस टाइम पे किस तरीके से आपकी इकोनॉमी काम कर रही थी उसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ करके बताना और कंटेम्प्रेरी रिलेशन में उसको बेसिकली रिलेट करके बताना. इट्स अ वेरी टफ काम. ओके. सो इन 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 लोगों ने क्या किया और इन लोगों ने क्या किया जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इन्होंने नए तीर की तरह इनको इस्तेमाल किया. ठीक है. ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया में. ठीक है. और ये बिल्कुल नेचुरल था और लॉजिकल स्टेप था कि जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग है उनको राइज होना बहुत ज़रूरी था. ठीक है. सो ये एक्सट्रीमिस्ट ने यहाँ पर काम किया. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जैसे कि रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन. फर्स्ट तो ये, उसके बाद है आपका डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ द कांग्रेस. ओके, समझिए बहुत ध्यान से क्योंकि कल्चर का मामला है. देखो यहाँ पर ये कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन जो है एक्सेसिव हो रहा है. पहली बात तो
एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, यहीं तक यहाँ तक कि इंसान की वे ऑफ लाइफ में भी हमको ये एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन और इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। कैसे? देखो पॉलिटिक्स में तो है ही सही, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, ठीक है, यहाँ पर रिलीजन ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी मात्रा में किए जा रहे थे, गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। सेकंड इज यूटिलिटेरियनिज्म। व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म? दिस इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरल वर्ल्ड और द वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं, जर्मी बेंता पढ़ाते हैं इसको, ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेल यू इन द पॉलिटिकल साइंस कोर्स वेरी सून। ओके, इसका मतलब होता है कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेसिकली उनको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं बेसिकली इस वाले इशू में क्या होता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा बायसनेस का फेस करना पड़ता है, ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ। चलो इसको कभी फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सुनो, ये चैलेंज दे रखा था बेसिकली इंडियन रिलीजन को और इंडियन थॉट्स को, है ना, क्योंकि हमारे पास खुद का कल्चर था, खुद की सिविलाइजेशन थी, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, मटीरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिया क्या है, स्पिरिचुअलिस्टिक है ना, और मोर ठीक है, मोर और रिलीजियस है वो ज़्यादा, ठीक है। सो कल्चर एंड सिविलाइजेशन इंडिया को ये इरोड कर रहा था, उनके वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अब ये वाला जो मर्जर था ब्रिटिश का इंडियन नेशनल आइडेंटिटी के साथ, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ब्रूटल था अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रीमिस्ट। सी अब डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ द कांग्रेस। अब यहाँ पर हम मॉडरेट फेज की थोड़ी सी अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालिसिस उनके पर्सपेक्टिव से देखो। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में बेसिकली सिर्फ जो आला दर्जा के लोग हैं वो ही नहीं, बस मोर रिक्रूट्स हैं उनके में। उन्होंने बेसिकली इवन गांधी जी के टाइम पे आने के बाद तो उन्होंने मेंबरशिप की जो बेसिकली फीस होती है वो और कम कर दी थी ताकि लोग बढ़े, ठीक है। और उस टाइम पे भी लोग बहुत ज़्यादा अफेक्शन में थे कांग्रेस से, तो यंगर एलिमेंट्स बहुत थे कांग्रेस में, ठीक है। अब उन्होंने ये एनालिसिस किया, बेसिकली डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है। अब उन्होंने ये एनालिसिस किया कि फर्स्ट 15 to 20 ईयर्स में कोल्ड एंड रिएक्शनरी एटीट्यूड मिल रहा है हमको गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, कोई मोस्ट कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो इन्होंने इनका जो बेसिकली पर्सपेक्टिव था टुवर्ड्स द पीसफुल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था, ठीक है। और इन्होंने इनको नाम भी दिया था 3 Ps करके, पिटिशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। ये प्रोटेस्ट कहाँ पर है, ये असेंबलीज में है, ठीक है। तो पिटिशन, प्रेयर्स और प्रोटेस्ट कहा था, और डिस्क्राइब दिस मैटर एज अ पॉलिटिकल मेंडिकेसी, ठीक है। कोई रिजल्ट आ नहीं सकता है इसका, कोई इनसे उम्मीद हम लगा नहीं सकते आगे जाने की। यस, तो बेसिकली आउटडेटेड इनको माना गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रीमिस्ट्स। और इनका यही मानना था कि ये बहुत ही वर्थलेस है, बेसिकली कोई रिजल्ट इन्होंने कॉन्क्रीट यहाँ पर लेकर के आए नहीं। दूसरा है, फोर्थ पॉइंट है आपका, जिन्होंने एक्सट्रीमिज्म को बेसिकली एक्सट्रीमिज्म फैक्शन को लेकर के आए आईएनसी में। यस, डेटेरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडिया, एक तो ये उसके अलावा है कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, यही है जो इंडिया को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को एज अ पार्ट बनाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। सी देखो यहाँ पे बात ये है डेटेरियोटिंग इकोनॉमिक कंडीशन। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक से ही जो है खत्म कर रहे थे, देखो यहाँ पर ये ऑल राउंड एक्सप्लोटेशन किस तरीके से किया जाता है, ब्रिटिशर्स से सीखने की बहुत जरूरत है लोगों को। देखो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बेसिकली इकोनॉमिक माइजरीज हैं 19th सेंचुरी में तो इतनी ब्रूटल हो चुकी थी, बहुत ब्रूटल, हर तरफ से बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो इसके अलावा यहाँ पर टेरिबल फेमाइंस आती थी, और फेमाइंस के बारे में हर बार मैं आपसे कहता हूँ, दीज आर नॉट ओनली द नेचुरल ओके बट द आर्टिफिशियल फेमाइंस। जब अपन रसद काट दें किसी जगह की, या फिर हम अपनी फूड सप्लाई को, चेन को ब्रेक कर दें और उसको बेसिकली चैनलाइज कर दें टूवर्ड द पर्टिकुलर और अदर डायरेक्शन, यानी कि आर्मी के लिए जाता था यहाँ से। यस, क्योंकि इनके एडवेंचर्स होते थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि अफगानिस्तान, बंगाल और उधर म्यांमार में ऊपर गए थे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करते थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी होता है, लेकिन ये वाली जो फेमाइज है वो बहुत ही टेरिबल थी गाइज, 1896 से 1997 में, और 1899 से 1900 में, ठीक है। उसके अलावा बिबोनिक प्लाग आ चुका था, ठीक है, देर वॉज नो 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 क्योर ऑफ प्लाग एट द टाइम, ओके। सो बड़ी बीमारी थी। उसके अलावा महाराष्ट्र और बंगाल में तो बहुत लोग मरे, ठीक है। एंड दिस रिवील्ड दैट इंडियंस वर इन प्लाइट ऑफ दी अटर हेल्पलेसनेस, ओके। तो ये बात उस टाइम पे जग जाहिर थी, और ये ही बात थी जो एक्सट्रीमिस्ट को बहुत ही खटकती थी उनके मन में हमेशा से, ठीक है। तो इन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया। सी अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बताने वाला हूँ आपको मैं, कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। देखो कुछ ऐसे इवेंट्स थे आउटसाइड इंडिया की जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए यंगर जनरेशन पे स्पेशली, ठीक। अब यहाँ पर बात ये थी कि जो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट किया जा रहा था इंडियंस के साथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखो जैसे कि बहुत सारी कॉलोनीज थी जहाँ से इंडियंस वर्कर्स जाते थे वहाँ पर काम करने उनके फार्म्स पर। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा एंटी ब्रिटिश फीलिंग सिर्फ इसी को रिलेटेड थी, ठीक है, कि वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे बड़ी मात्रा में, और एक्सप्लोइटेशन तो था ही, ठीक है, और ह्यूमिलिएशन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। अब यहाँ पर बात आती है कि जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट चले इजिप्ट में, पर्शिया में, टर्की में और रशिया में, इसने बहुत ज़्यादा पुश दिया। रशिया वो 1917 का
ठीक है, इनका जो रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, वो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इंडिया को ने होप्स दिए, एस्पायरेशन दिए, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस चीज़ से है। एक तो है अबिसिनियन रिबल्जन ऑफ द इंडियन इटालियन आर्मी, ठीक है, इटालियन आर्मी को किससे कैसे अभी, चलो एक बार बताओ, अबिसिनियन कौन सा इलाका है, ठीक है, कौन सा रीजन है अबिसिनिया का आज का, बताओ मुझे नीचे नाम बताओ, कौन कौन सी कंट्रीज या कौन कौन सा रीजन आता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे, इटालियन आर्मी वाज अ वेरी पावरफुल एट द टाइम, इटालियन वाज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपीरियलिस्टिक पावर ऑफ द टाइम। यस, जापान की थंपिंग विक्ट्री रशिया पे, हम इसको क्या बोलते हैं, जापान रूसो वॉर बोलते हैं, ठीक है, जापान रूसो वॉर 1905। लेकिन देखो इसने सबसे ज़्यादा किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, वो ऐसे इन्फ्लुएंस किया गाइस, क्योंकि रशिया जो थी उस टाइम की महाशक्ति थी, बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ी आर्मी, मिलियंस ऑफ लोग थे इनके आर्मी में, लेकिन जापान था एक छोटा सा एरिया। लेकिन इंपीरियलिस्टिक फीलिंग इतनी ज़्यादा थी जापान के अंदर कि उन्होंने बेसिकली उनका इंस्पायरेशन था पूरे एशिया को जापानीज बेसिकली बेसिकली एम्पायर बनाने का, ठीक है। सो ये उस टाइम पे इन्होंने वॉर किया, और जापान का बहुत सारा एरिया था, ठीक है, रिलेटेड टू मंचूरिया एंड ओवर दी जो चाइना के ऊपर वाला रीजन था, ये बहुत आगे तक चल गए थे रशिया में, ठीक है। तो इन्होंने रशिया को बहुत बड़ा अंपायर को इस तरीके से हराया, तो उस टाइम पे इंडिया को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि what फाउंडेशंस विच होल्डिंग बैक इंडिया, ओके। सो अब इनसे पता चलेगा कि यूरोपियन इनविंसिबिलिटी जो है ब्रोकन की जा सकती है, इनको हराया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूरोपियन पावर को हराया नहीं जा सकता। तो एक तो ये था, उसके बाद कौन कौन सी और फैक्टर्स हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट को बेसिकली इन्फ्लुएंस किया, देखो कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी थी, उसके अलावा जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ट्रिगरिंग पॉइंट था। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला तो एक कर्जन की जो 7 ईयर्स रूल थे, जो मोस्ट ब्रूटल मानता हूँ मैं इस टाइम के, ठीक है, उस टाइम पे इनको बोला जाता है कि द ये जो है इनका पूरा टाइम पीरियड फुल ऑफ मिशन ओमिशन इन कमीशन, ठीक है, मिशन ओमिशन इन कमीशन उस टाइम का इसको बोला जाता है, ठीक है, चलिए ठीक है। और ये बहुत ही साफ रिएक्शन था इंडियन माइंड में, देखो किस तरीके से कि कर्जन ने तो इंडिया को नेशन मानने से मना कर दिया, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि ये इंसल्ट करता था बेसिकली जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है, एंड टॉक टू द वेरी लो ऑफ द इंडियन कैरेक्टर, ठीक है, कुछ मानता ही नहीं था इंडियन कैरेक्टर। पार्टीशन ऑफ द बंगाल जो है मोस्ट ब्रूटल था, आपको पता है बंगाल को इन्होंने डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न बंगाल इन द वेस्टर्न बंगाल, ठीक है, और जो आसाम वाला रीजन था और एक दूसरा, ठीक है, वो ईस्टर्न बंगाल था, और इधर जो ये वाला पार्ट था, ठीक है, जो आसाम वाला रीजन था उसको इन्होंने बेसिकली ईस्ट ईस्ट बंगाल करके बांटा, और जो आज भी हम देखो वेस्ट बंगाल बोलते हैं ना, तो वन ऑफ द रीज़न यही है, ठीक है। चलो बताता हूँ आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो बंगाल बेसिकली ये इसको रीजन इन्होंने एक में वेस्टर्न और एक को ईस्टर्न बांटा, ठीक है। इसमें वेस्टर्न वाले में क्या था, जो आपका बेसिकली रीजन थे, एक सेकेंड, रीजन थे बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये वाले रीजन थे, इसके जो प्रोविंस थे, प्रोविंस बोलेंगे मेरे को। और ईस्टर्न पार्ट में आपके थे जो बंगाल का रीजन था, उसके अलावा आसाम का रीजन था, ठीक है, कलकत्ता इस वाले रीजन में था, ठीक है, ठीक है। तो ये बात थी। उसके अलावा यहाँ पर अराउंड 78 मिलियन पीपल्स रहते थे गाइड, सोचो मोस्ट पॉपुलस रीजन था उस समय ये बांग्लादेश वगैरह कुछ भी नहीं, अगर आप आज का बंगाल समझ रहे हो इसको तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसमें आसाम, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश पूरा इसके अंदर कवर हो जा रहा है, ठीक है। सो इन्होंने बेसिकली ये प्रोसेस तो 1903 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, किसका, ये वाली जो प्रोसेस थी इसको बेसिकली डिवाइड करने का, ठीक है। तो बेसिकली इनका इन्होंने इसका रीज़न क्या दिया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दिए इनके, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम आसाम को जो है सेपरेटली क्या करना चाहते हैं, पहले तो डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही बिग है एडमिनिस्टर करने के लिए, इन्होंने ये बात बोली इसके अंदर, ठीक है। तो इन्होंने एक पार्टीशन प्लान बनाया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स एक्चुअली चाहते थे कि बंगाल को वीकन किया जाए, ठीक है, एक्चुअली इनका मोटिव था बंगाल को वीक किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो देखो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो इंडियन नेशनलिज्म है, इंडियन नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नर्व सेंटर है, बंगाल जो है नर्व सेंटर बनता जा रहा था, ठीक है। तो अब इनका जो है टू एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने डिवाइड किए, ठीक है। पहले तो इन्होंने क्या किया कि जो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, पहले तो इनको बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे बांटा, ठीक है, यस। तो पहले इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद इन्होंने बेसिकली इनको किया कि जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक। तो दोनों ही जो सबसे मोस्ट ब्रूटल थिंग जो होती है, ठीक है, एक नेशन को बनने में, तो वही दोनों चीज़ इन्होंने इस्तेमाल की। तो वेस्टर्न हाफ में अगर हम देखें तो हिंदू मेजोरिटी थी, और ईस्टर्न में जो आपकी मुस्लिम मेजोरिटी थी, ठीक है, जिसकी एक कैपिटल क्या बनाई इन्होंने, ईस्टर्न की इन्होंने डक्का, ठीक है, और उसकी कलकत्ता थी। सो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सी अब मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने आपसे कहा कि जो ईस्टर्न ईस्टर्न वाला है, जहाँ पे
बेसिकली पॉपुलेशन मुस्लिम की ज़्यादा है, तो उनको तो टू वू दी मुस्लिम्स अब यहाँ पर कर्जन लेकर के आए इनकी जो एज ओल्ड पॉलिसी थी मुस्लिम कम्युनलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि क्या कर सके मुस्लिम्स को वू करके हम, यानी कि उनको बेसिकली कुछ ऐसा दें, जैसे कि इन्होंने क्या कहा था डक्का, इनकी कैपिटल इन्होंने डक्का रखी, तो ये तो इनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज था, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनलिस्ट क्या करेंगे, काउंटर करेंगे आपकी कांग्रेस को और नेशनल मूवमेंट को, ठीक है, तो इनका यही था हमेशा से। तो यस, अब यहाँ पर हुआ क्या कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब चले ना, तो यहाँ पर मॉडरेट्स का काफ़ी अच्छा रोल आता है गाइस। मॉडरेट्स जो हैं, चिंता करो, इसको डिटेल में देखेंगे हम आगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक बेसिक फ्रेमवर्क, ओके। तो यहाँ पर सुनना ध्यान से कि जो मॉडरेट्स थे उन्होंने पहले तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया 1903 से 1905 तक, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की पोजीशन क्या थी वो भी हमको देखना है, तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली प्रोपेगेंडा चलाए, मेमोरेंडा कराए, पब्लिक मीटिंग्स की, है ना, हमेशा से रहता था इनका। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इस टाइम पे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, तो इस टाइम के बड़े लीडर थे, ठीक है। उसके अलावा के मित्रा थे, है ना, पृथ्वी चंद्र रे थे, बहुत सारे लीडर्स थे, ठीक है। इन्होंने उस टाइम पे न्यूज़पेपर चले थे, हितावड़ी, ठीक, संजीवनी, संजीवनी, उसके अलावा बहुत सारे थे गाइज, है ना, बंगाली था, महाराष्ट्र था, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एडुकेटेड पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, ठीक है, किस तरीके से एग्जर्ट किया जाए एक सफिशिएंट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड दोनों में, है ना, कि ये बहुत ही अनजस्ट पार्टीशन है, नहीं चलेगा भैया, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आती है कि आपको पता है कि बेसिकली इन्होंने बॉयकॉट किया था मैनचेस्टर का क्लॉथ, इन्होंने बॉयकॉट किया था मैनचेस्टर का क्लॉथ और लीवरपूल का सोल्ट, ठीक। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि जो फिर डे ऑफ द पार्टीशन आता है, तो डे ऑफ मोरिंग्स बनाया जाता है उसको, है ना, तो मातम का दिन इस तरह से, ठीक है, थ्रू आउट द बंगाल, ठीक। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया जो सिर्फ मुस्लिम्स थे, इंडिया जो हिंदू थे, नहीं, सब धर्म के लोग थे, ठीक है। उसमें बेसिकली अगर हम बातें, अगर आपने ध्यान से सुना हो मैंने क्या कहा, इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही बांटा था, तो उड़िया स्पीकिंग पीपल जो थे वो भी बहुत सारे थे गाइस, हिंदी और उड़िया स्पीकिंग ही लगभग 37 मिलियंस थे। उसके अलावा बंगाली स्पीकिंग थे अराउंड 17 मिलियन के आसपास, ठीक है। सो ये था। उसके अलावा इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर अमर सोनार बंगला गाया वहाँ पर उस टाइम पे, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। चलो मुझे बताओ वंदे मातरम जो है वो कहाँ से लिया गया था, ठीक है, मुझे बताना ना। सो उसके अलावा राखी बनाई गई उस टाइम पे, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ह्यूज गैदरिंग्स को क्या किया, उनको एड्रेस किया, यस। और उसके अलावा ऐसा नहीं था, अब्दुल रसूल बरिसाल कॉन्फ्रेंस की गई, देखो बरिसाल कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, बरी, एक सेकेंड, बैरिसाल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो वो इसी टाइम की बात है, 1905 में हुई थी वो, ठीक है। तो यस, तो गाइस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी मैंने आपको पता है जितना कुछ ही बताया ना, वो क्या था, स्वदेशी मूवमेंट, यस, आपने पढ़ दिया स्वदेशी मूवमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बात ध्यान लो, पूरा खत्म कर लेते हैं स्वदेशी को, हाँ आगे है, चिंता मत करो बिल्कुल भी। देखो अब यहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया, 2 पॉइंट किए उन्होंने कांग्रेस ने। पहले तो उन्होंने ये कहा कि कर्जन की पॉलिसीज को हम टोटली कंडेम करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जितना भी स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट है हम सबको फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी। और उनको ये भी कहा था कि कर्जन शाही नहीं चलेगी, ठीक है, उन्होंने कहा था कर्जन शाही नहीं चलेगी उस टाइम पे। सो तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। तो इन सब ने आउटसाइड, बेसिकली इन्होंने आउटसाइड लेकर के गए बंगाल को, ठीक है। और ये चाहते भी थे कि मूवमेंट को बेसिकली आउटसाइड लेकर के जाएं, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि जो मॉडरेट्स थे वो नहीं चाहते थे, है ना, मॉडरेट्स नहीं चाहते थे, है ना, क्योंकि अब देखो कौन कौन थे, मैंने आपसे कहा बाल लाल पाल थे, उसके बाद गोरबिंदो घोष थे, उनके भाई भी थे, अरविंदो घोष और उनके भाई भी थे, ठीक है, वो भी गर्म दल के थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम बाहर लेकर के जाना चाहिए, लेकिन मॉडरेट्स उनको उनका ये भी माना था कि स्वराज आएगा इससे, ठीक है। लेकिन ये दादा भाई नौरोजी और इंडियन नेशनल कांग्रेस टाइम पे इन्होंने डोमिनेट की हुई थी, तो ये नहीं चाहते थे उस टाइम पे पहुंचे, ठीक है। और यस, तो यही चाहते थे कि जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को जिस तरीके से इन्होंने बेसिकली यूनाइटेड किंगडम ने सेल गवर्नमेंट दी है उस तरीके की हमको आ जाए, ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहते थे। और यहाँ पर होता है डेडलॉक, जिसको हम बोलते हैं 1907 का सूरत सेशन। अब यहाँ पर 10 साल, लगभग 9 साल ये अलग रहेंगे, उसके बाद वापस एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट है वो एक हो जाएंगे, ठीक है, अगेंस्ट दी आपके ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा मेथड ऑफ एक्शन क्या थे इनके, ठीक है, मेथड ऑफ एक्शन क्या थे। देखो हमेशा की तरह ही कुछ थोड़े से नए नए चीज़ लेकर के आई है, ठीक है, थोड़े से नए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल चल के आए, जैसे कि थी, देखो, बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, अभी तक नहीं थे,
है ना। मैंने आपको बताया कि मॉडरेट्स की ट्रिक्स अलग थी, उनके 3 Ps, ठीक है, आपको पता है। यस, उसके बाद नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस। नेशनल एजुकेशन में बहुत योगदान है गाइस लाला लाजपत राय का, ठीक है। बहुत कॉलेजेस खोले इन्होंने उस टाइम पे। भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव और उनके जो जितने भी कॉमरेड्स थे सब इसी में पढ़े हुए थे। यस, उसके अलावा इकोनॉमिक बॉयकॉट किया इन्होंने ब्रिटिश मेड गुड्स का, और स्वदेशी का और होममेड का इन्होंने बेसिकली क्या किया, प्रोपगेशन किया। इन इंडियन इंडस्ट्रीज़ को इनक्रेज किया उस टाइम पे। यस, किस तरीके से हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें अपने लोगों के लिए, तो हमको बढ़ाना चाहिए। लाला लाजपत राय ने एक्सप्लेन किया है बेसिकली द ओरिजिनल आइडिया बिहाइंड द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड वॉज टू कॉज द पिक्यूनियरी लॉस ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स एंड दस सिक्योर द सिंपैथी फॉर द हेल्प ऑफ गेटिंग अप ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल एंड। तो ये एनालिसिस था लाला लाजपत राय का। बेसिकली ये उन लोगों से भी उन लोगों को भी गैदर करना चाह रहे थे अपने साथ में जो कि ब्रिटिश पॉलिसी से सफ़र करना चाह रहा था, और इस वाली जो पार्टीशन था उससे मोर सफ़र करेगा, ठीक है। तो लाला लाजपत राय उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। अब बहुत जल्दी ये देखा गया कि जो इकोनॉमिक बॉयकॉट किया गया, ठीक है, ये बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेनर्स, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा, बहुत ही अच्छी बात की है, और इफेक्टिव वेपन का काम किया इन्होंने, और ब्रिटिश इंटरेस्ट को टोटली इंजर्ड किया इन्होंने। बिसाइड्स इट वॉज बिलीव दैट द न्यूली राइजिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्लास, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूली राइजिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्लास वुड लिबरली प्रोवाइड द फंड्स फॉर द कांग्रेस एंड दस स्ट्रेंथन इट। देखो पूरी तरह से हमने सबको डिस्कस किया, स्ट्रेंथन किसको किया इन्होंने, जो नेशनल मूवमेंट था उस टाइम पे जो कांग्रेस चला रही थी, ठीक है। तो ये अच्छी बात हुई। उसके अलावा कुछ और बताता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट जो इनके फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल थे। देखो एक था आपका, इन्होंने क्या किया था, पब्लिक मीटिंग्स किया करते थे। गाइस बहुत यूनिक चीज़ें हैं उस टाइम की, अभी आपको बहुत ही आम लगती होगी लेकिन उस टाइम पे नहीं था। और प्रोसेशंस किए जाते थे, ठीक है। मास मोबिलाइजेशन कैसे बढ़ाया जाए लोगों का, ठीक है। ये बेसिकली इस्तेमाल करते थे पब्लिक एक्सप्रेशन के लिए, कि उनको पता तो चले ये चीज़ क्या है और उनका रिएक्शन क्या आता है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, कोर्प्स, CORPS ऑफ वॉलंटियर्स, ठीक है। इन्होंने कोर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स बनाए। उसके अलावा जिनको ये क्या बोलते थे, समितीज़, ठीक है, समितीज़ बोला करते थे। इन्होंने बेसिकली कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको इसका। एक है आपका स्वदेशी बंधप समिति, ठीक है, स्वदेश, ठीक है, एक सेकेंड, स्वदेश बंधप समिति, जो कि अश्विनी कुमार दत्त जिसको हम बात करते हैं, एक एक दत्त के बारे में, ठीक है, बरिसाल में बनाई थी उन्होंने, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत पावरफुल थी। तमिलनाडु में वगैरह में थी, जैसे कि चिदम्बरम पिल्लाई उस टाइम के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। उन्होंने बनाई थी स्वदेशी संगम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो याद रखना स्वदेशी संगम, ये चिदम्बरम साहब ने उस टाइम के। तो मैजिक लेंट, देखो मैजिक लैंटर्न बेसिकली इस्तेमाल करते थे ये। मैजिक लैंटर्न क्या होता है, ये बेसिकली लाइट शो होता था, ठीक है, जिसमें इमेजेस बताई जाती थी और कहानियाँ बताई जाती थी माइथोलॉजी से रिलेटेड, और बड़े बड़े जो शहीद हुए थे, भगत सिंह इस्तेमाल करते थे इसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए, टू टू अवेयर अबाउट दी टू बैक पब्लिक अवेयर अबाउट द सेक्रीफाइस ऑफ द ग्रेट लीडर्स। फॉर एग्जाम्पल द करतार सिंह सराबा, हु वॉज द आइडियल ऑफ द भगत सिंह, राइट। अब इमेजिनेटिव यूज ऑफ द ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल इन द मेलाज, तिलक ने इस्तेमाल किया था, राइट, पता है आपको, फेस्टिवल इन द मेलाज। यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को एज अ मीडियम ऑफ स्वदेशी प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाया। यही नहीं, ये जो बेसिकली उन्होंने ये नहीं बताया कि जो वेस्टर्न इंडिया है, बल्कि ऑल ओवर द बंगाल, उसके अलावा महाराष्ट्र वगैरह सब में इन्होंने स्प्रेड किया इसको। यस, तो ट्रेडिशनल फोक थिएटर इन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत बहुत ही अच्छी मीन्स ऑफ अवेयरनेस जनरेशन हम कह सकते हैं इसको। उसके अलावा सेल्फ रिलायंस पे इनका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा रहता था। सेल्फ रिलायंस, खादी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बट वो आया था आपका गांधी एरा में, तो डिस्कस करेंगे जब। यहाँ पर देखो सेल्फ रिलेशन का यहाँ पर मतलब क्या है, इन्होंने बेसिकली मंत्र दिया था आत्मशक्ति, ठीक है, आत्मशक्ति। तो इनका ये मानना था, इनको इनकरेज किया कि इन्होंने कहा कि नेशनल आइडेंटिटी, ऑनर, कॉन्फिडेंस, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाने के कैंपेन्स करना ज़रूरी है, ठीक है। कास्ट ऑपरेशन, अर्ली मैरिज, ठीक है, इनको डाउरी सिस्टम इनको रिनाउंस करना ज़रूरी है, तो इनके खिलाफ इन्होंने ये इस्तेमाल किया। यस, उसके अलावा देखो नेशनल एजुकेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेशनल एजुकेशन अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत बड़ी बात है कि बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया। टेगोर टेगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से इंस्पायर था, पता है, बंगाल नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अरविंदो घोष ने इसको सेटअप किया था। उसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस टाइम पे बनी ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा देखो यस, कुछ और बातें बताता हूँ आपको।
जैसे कि आपका जो इंडिजीनियस एंटरप्राइज थे उस टाइम पे, ठीक है, इंडिजीनियस एंटरप्राइज थे। जैसे कि वही विद वी, अगर हम इनकी बात करें वीओ चिदम्बरम पिल्लाई की, तो इन्होंने नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज बना दिया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, है ना। तो खुद की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हमने उस टाइम में बनाई टूटिकोरिन में, ठीक है। तो इन्होंने चैलेंज किया बेसिकली जो ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी थी उनको। उसके अलावा पीसी रे, इनका भी नाम याद रखना, बहुत ही अच्छे फिगर हैं ये भी। पीसी रे, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, बंगाल केमिकल इंडस्ट्रीज बनाई थी उस टाइम पे, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्वदेशी स्पिरिट थी लोगों के अंदर। इंश्योरेंस कंपनीज बनी, शॉप्स बनी, है ना, सोप और मैच फैक्ट्रीज बनाई गई, टैनरीज बनाई गई उस टाइम पे, टेक्सटाइल मिल्स तो खोली गई थी, ठीक है। आपको पता है उस टाइम के बड़े बड़े डीलर्स जो बेसिकली कौन थे, जो वहाँ से विदेशों से पढ़ के आए थे। उसके अलावा जो इंडिजीनियस लोग थे जो बॉटम से उठे थे, ठीक है, वो सब यहाँ पर थे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कल्चरल इम्पैक्ट है, कल्चरल स्पेयर बेसिकली, कल्चरल स्पेयर पे क्या इम्पैक्ट था इसका, ठीक है। यहाँ पर यह था कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, रजनीकांत सेन है, ठीक है, ये बहुत लोग थे, मुकुंद दास है ना, इन्होंने है ना, इनका जो इंस्पिरेशन था उनके इनके सॉन्ग्स से, है ना, स्वदेशी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। इन्होंने इनको इंस्पायर किया, अमर सोनार बांग्ला, ठीक है, स्वदेश गीतम। स्वदेश गीतम किसने लिखी है मुझे बताओगे आप, ठीक है, स्वदेश गीतम किसने लिखी थी मुझे बताओ, ठीक है, या फिर सोर्स बताओ इसका। हाँ, और गाइज ये वाला स्टेटमेंट जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इसको बोल कर बनाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा था, वी डिज़ायर, लाला लाजपत राय, वी डिज़ायर टू टर्न आवर फेसेस अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट हाउसेस एंड टर्न देयर इनटू द हट्स। दिस इज द साइकोलॉजी, दिस इज द एथिक्स एंड दिस इज द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉयकॉट मूवमेंट। ये समझ में आएगा होगा आप लोग अब तक तो, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हमको नहीं चाहिए ये आपके गवर्नमेंट हाउसेज, हमको चाहिए हमारे हर्ट्स ऑफ द पीपल। एंड साइकोलॉजी ये कहती है कि ये हमारा एथिक्स है, ये हमारा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, बॉयकॉट मूवमेंट का, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था, आप अगर आपका इसका मतलब समझते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी बहुत डीप बात की है इन्होंने, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेशनल स्कीम फॉर एजुकेशन है, तो वो इन्होंने बेसिकली वॉज टू रिप्लेस द बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड द कॉलेजेस, है ना, बेसिकली वहाँ पढ़ाया ही वही जाता था। उसके अलावा फिर इन्होंने ये कॉलेजेस खोले, नेशनल नेशनल कॉलेजेस, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू एनलिस्ट देयर स्टूडेंट इन देयर सर्विसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते थे कि जो गवर्नमेंट थ्रेटन टू टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने इसमें एडमिशन लिया इस तरीके से, है ना। उसके अलावा जो नेशनल लीडर्स होते थे वो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ को ही बेसिकली एडवोकेट करते थे, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती थी गवर्नमेंट कंट्रोल से, राइट। अब एक्सट्रीमिस्ट ने ऑल्सो इनकरेज द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उस टाइम की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने इनकरेज किया, वॉलेंटरी एसोसिएशंस को। इसके अलावा रूरल सैनिटाइजेशन, देखो उस टाइम की बातें ये सब, है ना, कितनी बड़ी बात है। और पुलिस ड्यूटीज़ को प्रिवेंटिव पुलिस ड्यूटीज़ की बारे में इन्होंने बात की। उसके बाद अलावा रेगुलेशन ऑफ द फेयर्स, पिलग्रिम गैदरिंग्स किस तरीके से हो, है ना, रिलीफ किस तरीके से किया जाए फेमाइंस के टाइम पर और अदर नेशनल कैलामिटीज़ के टाइम पे। आर्बिट्रेशन कमिटीज़ भी सेटअप की गई टू डिसाइड सिविल एंड नॉन कोगनाइजेबल डिस्प्यूट्स को, ठीक है। तो ये इन सब के आइडियाज़ थे। तो गाइज मैं बता दूं आपको कि ये जो उस टाइम के एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी हाईली एजुकेटेड पर्सन होते थे, है ना। तो खूब सारी किताबें लिखती हैं इन्होंने, है ना, उस टाइम पे। तो सक्सेस अगर हम देखना चाहें एक्सट्रीमिस्ट की, तो कुछ इस तरीके से, द पॉलिसी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट यील्डेड द गुड डिविडेंड्स, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। द पार्टीशन ऑफ द बंगाल एनरोल्ड इन दी, वापस ले गया था 1911 में, तो ये एक बहुत ही बड़ा सक्सेस है। एंड दे गेव अ न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ अश्योरेंस टू द इंडियन नेशनलिस्ट, तो बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला उसके बाद से। And the aim of the Swaraj, though denied by the Lord Morley, was no longer looked upon the revolutionary demand. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद ये आता है आपका एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिसके बारे में आप बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। वो 1909 बेसिकली 1909 बेसिकली हम बात करें एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म की, इसके बाद हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी की, ठीक है। तो वो बेसिकली ये मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद से ही चरम पर आता है अपना रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोक्लेम द सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंपेल किया बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने उनको कि बेसिकली हमको क्या किया जाए, सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाए, लेकिन मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाया जाए। तो गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये हम मानेंगे, ठीक है। द एक्सट्रीमिस्ट वेल अंडरस्टूड एंड हाईलाइटेड द नेगेटिव रोल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। तो जो ब्रिटेन है उनका बेसिकली नेगेटिव रोल को कैसे एक्सपोज किया जाए, तो वो बहुत ही अच्छा रोल है और बहुत ही अच्छी सक्सेस हम मानते हैं एक्सट्रीमिस्ट की।
अब सुनना, जो मोस्ट क्रिटिकल थिंग मैं अभी तक आपको बताना चाह रहा था वो यही है गाइज। हम बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम असेसमेंट करें एक्सट्रीमिज्म का, तो यहाँ पर बात आती है कि हमने इसको एक्सट्रीमिस्ट बोला, पॉपुलरली तो ये बोला जाता है। अब थॉट्स एंड पॉलिटिक्स में किस तरीके से यहाँ पर इनको हम ग्रेटर इंसाइट के तौर पर देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और ये कोई एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। अब वो किस तरीके से कह रहा हूँ मैं, देखो कि ये जो एडवोकेट थे ना, बहुत ही रेंज में थे ये, यानी कि ऐसे लोग जो एक्टिव रेवोल्यूशनरीज के पार्ट में थे, दूसरी तरफ सीक्रेट सिंपैथाइजर भी थे, यानी कि सिंपैथी तो रखते थे लेकिन वो ओवरटली नहीं करते थे किसी चीज़ को, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हैं। यस, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी थे जो टोटली अपोज करते थे वायलेंट मेथड्स को, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, अरविंदो घोष हैं, तिलक पाल और लाला लाजपत राय हैं। उनके एम्फेसिस जो पॉलिटिकल आइडियल्स पे थे, वो प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन पे क्या करते थे, रिलाइट करते थे। अब ऐसा नहीं था कि ये भी कोई फिक्स्ड थे, नहीं, इनके जो व्यूज़ थे वो चेंज होते रहते थे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, चेंजिंग सर्कमस्टांस। इनको पता था, है ना, कि अगर स्टिक रहेंगे तो वो ऑर्थोडॉक्स व्यू में चले जाएंगे वापस से। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही क्रिटिकल है। देखो, तिलक का कंसेप्शन देखते हैं, स्वराज का उनका मतलब था, मतलब सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हमको चाहिए, इस तरीके से। तो अरविंदो का क्या, वो क्या बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट था, स्वराज का उनका था कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल। तिलक जी का भी कुछ ऐसा ही था। यस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। तिलक जी बेसिकली उस टाइम पे रिवोल्यूशनरी फर्वर में थे, है ना। और लेकिन जब जैसे जैसे इनका पॉलिटिकल करियर का एंड आया ना, तो इनका ऐसा कहा जाता है कि कुछ इन्होंने ऐसे साइन शोज किए थे कि गवर्नमेंट के साथ बेसिकली क्या करें, कुछ कॉपरेशन का साइन होगा। लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स है गाइस, है ना। तो ये याद रखना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कहीं बताऊंगा मैं आपको इसी तरीके से बीच में डिस्कशन करते हुए, ठीक है। तो वो मैंने उस टाइम के बचा करके रखे हुए हैं। यस। सो अब अरविंदो जी के कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस में यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, तो वो चाहते थे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो ह्यूमन यूनिटी और वर्ल्ड यूनियन का, ठीक है। तो वो उनके लेटर करियर में इन्होंने ये बात डिस्क्राइब की, ठीक है। इनकी फर्दर राइटिंग से हमको पता चलता है। अब ये वाला पैराग्राफ देखो गाइज, मज़ा आ जाएगा इसको सुन के आपको। क्या एक्चुअल में हम एनालिसिस करते हैं, आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखो, सोशल स्पीकिंग अगर हम देखें तो बेसिकली एक रिएक्शन था बेसिकली ये, ठीक है। जो डेवलपमेंट उस टाइम के इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ से, ठीक है। तो ये प्रूव हुआ था। तो यहाँ पर ये सब छोड़ो, है ना, ये पढ़ो। देखो, कंक्लूजन में अगर हम देखें इन सब बातों का, ये है कि इन्होंने दे सो द क्लियरली द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ब्रिटिश रूलर्स एंड इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। तो ये तो बहुत ही क्लियर जग जाहिर था, ठीक है। अब इन्होंने ये जरूर बेसिकली रियलाइज़ किया कि जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, कुड नॉट बी रियलाइज विदाउट द प्रेशर टैक्टिक्स एंड सम सॉर्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन और प्रेशर टैक्टिक तो ज़रूरी है। अब डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये मत समझ जाना कि जो जिन्ना वाला था, बिल्कुल नहीं, टोटली अलग, ठीक है। यस। सो अब यहाँ पर मॉडरेट्स की अगर हम कुछ फिलोसफी देखें, कोऑपरेशन की फिलोसफी क्या आती है उनकी, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, है ना, रेजिस्टेंस टू द अनजस्ट एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे कि देखो, इनके टैक्टिक्स बहुत अलग थे गाइस। न्यू स्लोगन्स लेकर के आए, जैसे कि सर, नॉन कोऑपरेशन, हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे भैया। उसके अलावा पैसिव रेजिस्टेंट करेंगे, मास एजिटेशन करेंगे, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करेंगे, डिसिप्लिन ऑफ द सफरिंग पे मोस्ट फोकस करेंगे, इसको प्रोपोगेट भी करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम जितना ही बातें करें, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पेट्रियोटिज्म को एक एकेडमिक, जो एक एकेडमिक पास टाइम से लेकर के सर्विस ओरिएंटेड इन्होंने इसको बनाया, ठीक है। सर्विस एंड सफरिंग फॉर द नेशन, इन्होंने ये वाली फीलिंग कौन लेकर के आए थे, आपके एक्सट्रीमिस्ट, ओके। तो ये बहुत ही क्रूशल है। अब यहाँ पे मैंने एक क्विक ओवरव्यू के लिए एक बहुत ही अच्छा चार्ट लगाया आपके लिए, प्लीज़ देखो इसको, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। पहला तो ये सोशल मतलब डिफरेंस है मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। तो सोशल बेस क्या है इनका, इनका सोशल बेस है, यानी कि जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जमींदार और अपर मिडिल क्लास थे, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे, ये एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, और जो टाउन्स में और जो लोअर मिडिल क्लास लोग थे वो। आइडियोलॉजिकल एस्पायरेशंस अगर हम देखें तो इनकी वेस्टर्न लिबरल थॉट्स और यूरोपियन हिस्ट्री पे बेस्ड थी। ये इंडियन हिस्ट्री पे बिलीव करते थे, कल्चरल हेरिटेज और हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स पे। यस। इनकी जो प्रोविडेंशियल मिशन था वो क्या था, वो ये था कि ये इंग्लैंड्स की प्रोविडेंशियल मिशन में बिलीव रखते थे, ठीक है। उनको इनकी जो है पर्टिकुलर ओवरऑल अम्ब्रेला के अंदर देखते थे इंडिया को। उसके बाद रिजेक्टेड द प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी एज एन इल्यूजन, ठीक है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो ब्रिटेन है वो बेसिकली अलग है और इंडिया अलग है। अब लॉयल्टी टू दी क्राउन, ठीक है, तो ये प्रोफेस करते थे इसको, लेकिन ये नहीं करते थे कि ब्रिटिश क्राउन वॉज अनवर्दी ऑफ क्लेमिंग द इंडियन लॉयल्टी, ठीक है। उसके बाद है कनेक्शन विद द ब्रिटेन। देखो, अब बिलीव करते थे ये पॉलिटिकल कनेक्शन विद द ब्रिटेन टू बी इंडिया सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेस्ट में,
ठीक है। ये कहते थे कि इंडिया को जो है आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बेसिकली पॉलिटिकल कनेक्शन पे बिलीव करते थे विथ ब्रिटेन वुड परपेचुएट ब्रिटिश एक्सप्लोइटेशन, ये इनका ये मानना था कि एक्सप्लोइटेशन है, और ये मानते थे इनको डेवलपमेंट करके देंगे। अब बिलीफ इन दी मासेस, देखो मूवमेंट्स की अगर जहाँ तक हम बात करें तो ये बहुत ही लिमिटेड था, है ना, टू द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया तक ही, ठीक है, जिनको पढ़ना आता था वही बस वहीं तक ही, और मासेस तो इनका कोई रीच नहीं था, ठीक है, पॉलिटिकल वर्क इनका जो था बहुत सीमित था। यहाँ पर हिमेंस फेथ था, कैपेसिटी ऑफ द मासेस एंड द पार्टिसिपेट एंड टू मेक द सेक्रीफाइसेस, इनको प्रोपेगेट भी करते थे। स्वराज में अगर हम देखें तो डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड शेयर फॉर द इंडियंस इन द सर्विसेज, ओके, एंड ये डिमांड करते थे कि स्वराज इज द पनिशर ऑफ द इंडियंस फॉर द इंडियन इल्स। यस, मेथड्स मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है, और इनके तो मैंने आपको मेथड बताई दिए, बॉयकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, और जो बेसिकली नेशनल एजुकेशन, इस तरीके से। तो ये था हमारा। अगले लेसन में आपको बताऊंगा मैं जितना भी डिस्कस करेंगे अगले लेसन में ही, जस्ट क्या जो स्वदेशी मूवमेंट था, ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट अभी तक मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको अगले लेसन में, ठीक है, व्हाट इज स्वदेशी मूवमेंट, पूरा एनालिसिस करेंगे विथ प्रॉपर फुल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो बने रहना, अगले लेसन में जरूर हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक ही चीज करेंगे, जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव चाहिए उससे ज्यादा ही पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो मिलते गाइस, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है, आईएएस मैराथन आपके लिए काफी मेहनत लग रही है, यहाँ पर काफी मेहनत करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम करना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या करो, बस सब्सक्राइब करो, शेयर करते जाओ इसको, बाकी हम पर छोड़ दो, आप हर चीज़ अवेलेबल करा देंगे इस तरीके से, फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके, एंड अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।